50 लोगों का काम हम 5 लोग कर रहे थे, जो मेन थे हम दो। मैं दुकान में काम करता था ना, उस दुकान के अंदर लोगों को मैंने देखा, स्टार लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा है। शिल्पा शेट्टी को देखा है, हंसिका मोटवानी को देखा है, विकी कौशल को देखा है, रणवीर सिंह को देखा है। घर के अंदर मुझे किसी से फ़ोन करवाया कि आपकी ज़रूरत नहीं है दुकान के अंदर, आपको ना बोला है दुकान में नहीं आने के लिए, आपको वहाँ से निकाल दिया करके। तो खानदान में इतनी सैलरी पाने वाला मेरे इधर कोई नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना हमको लगा उस पूरी पाँचों ब्रांचों को बारकोडिंग करने में। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी थी जब मैंने नौकरी छोड़ी मेरी। तो भाई लोग, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में आपका। और मैंने आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था कि मेरी दूसरी जॉब के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन एक्चुअली मेरे पास वो वीडियो रेडी में नहीं थी, कुछ काम पेंडिंग बाकी था वीडियो के अंदर। तो उस टाइम पे जो मेरे पास रेडी वीडियो थी मुझे वही डालनी पड़ी, क्योंकि मुझे हर दिन मुझे वीडियो डालनी है और 1 साल तक मुझे कंटिन्यू वो वीडियो डालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ अभी इसके अंदर झोंक दिया है। मतलब अपनी जो भी बातें थी या जो भी मेरा पास्ट का था, अभी मैं सब उस पर बता रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए कुछ बचा नहीं है ये करने के अलावा। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी मैं पीछे नहीं हट सकता भाई। अभी मैं वीडियो में रोज़ डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं वीडियो अभी रोज़ ही डालूंगा भाई, क्योंकि मैंने खुद से ये वादा कर दिया। अगर ये मैं एक दिन में अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा ना, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगी। इसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि जो भी मेरे पास वीडियो रेडी में है मैं वो डालूँ, और जैसे भी बने वीडियो या जैसा भी व्लॉग हो वो मैं डालता रहूँगा भाई। 1 साल तक कंटिन्यू डालूंगा और आगे भी डालता रहूँगा। लेकिन मेरा ये खुद से मेरा प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू 1 साल में अपना व्लॉग डालूंगा। और आज मुझे इतने दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन नहीं गया कि जिसने मैंने वीडियो नहीं डाला हो। तो इसीलिए मैं वीडियो वो नहीं डाल पाया मेरा दूसरी जॉब के बारे में। तो आज मैं दूसरी जॉब के बारे में बात करूंगा, और क्यों मुझे इस सेकंड जॉब से निकाला था और क्या वजह थी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो सेकंड जॉब है वो 2018 के बाद हुई थी, जब मेरी भाई और बहन की शादी हो गई थी। उसके तुरंत बाद ही मैं जॉब के लिए निकल गया था 2018 की मई के बाद, क्योंकि भाई मई में शादी थी। तो फिर जून में मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली थी, और ये जॉब थी भाई अपना खार रोड पे 14 रोड पे एक जगह है, बहुत फेमस जगह है। वो जगह कोई सोने से कम जगह नहीं है भाई, क्योंकि वो जगह इतनी फेमस जगह है और इतनी महंगी जगह है, आप यकीन नहीं करोगे कि उस जगह का भाड़ा कितना हो सकता है। आप उस भाड़ा का हद भी नहीं लगा सकते, कि आप खुद सोच नहीं सकते कि उस दुकान का भाड़ा कितना होगा। तो वो वैसी जगह थी मेरे लिए, सबके लिए। बट उस दुकान की जो वजूद है ना, वो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा, क्योंकि उस दुकान का जो एरिया है वो बहुत भाई इतना एलिगेंट है और इतना, मतलब कि आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप खुद देखोगे तो आप समझ पाओगे, मेरी बातों से आप थोड़ा बहुत रिलेट नहीं कर पाओगे। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उस जगह का जो डिमांड है ना, शायद ही किसी और जगह का डिमांड होगा। तो मैं वैसी जगह की बात कर रहा हूँ आज। तो जहाँ पे मैंने जॉब की थी उस जगह का नाम था कार 14 रोड, जो ठीक है। और वो जगह जहाँ पे मैं काम करता था, उस बिल्डिंग का नाम था जैन आर्केड, और उस शॉप का नाम था निहारिका फैब्रिक्स। और आप गूगल पे सर्च कर लेना कि वो जगह कितनी फेमस है, निहारिका फैब्रिक्स। और उसके आसपास की जितने भी शॉप है ना, बहुत फेमस है भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको डिजाइनर फैब्रिक्स, डिजाइनर चीज़ें ही मिलेगी, डिजाइनर कपड़े ही मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे जितने भी दुकानें हैं ना, वो सब वहाँ पे फैब्रिक का ही मार्केट है पूरा। जितने भी 15-20 दुकानें, सब फैब्रिक की दुकानें हैं। अंडरग्राउंड भी है, ऊपर भी है, और आजू बाजू में भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। और मेरा दुकान पे जब मैं काम करता था, उस दुकान का नाम था निहारिका फैब्रिक्स। और मैंने फिर पहले दिन अपने जॉब पे गया, तो मुझे तो पहले अंदर लोगों के बीच में मुझे 5-6 दिन रहना पड़ा, कि पहले मैंने देख लिया कि भाई वातावरण क्या है दुकान में, क्या चीज़ चलता है, क्या बेच रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरी जो लाइन थी वो थोड़ा बहुत अलग हो गई थी लाइन, क्योंकि मैं कपड़े बेचता था और मैं डायरेक्ट आ गया था फैब्रिक लाइन के अंदर, टेक्सटाइल लाइन के अंदर आ गया था। अभी मेरे लिए भी थोड़ा वहाँ पे चैलेंजिंग हो गया कि साला इसको मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। बट मेरा उधर जाने का जो पर्पज़ था ना, मेरा जो जॉब थी ना, वो अलग ही जॉब थी। मुझे वहाँ पे अलग काम करना था, मुझे कुछ कपड़ा ना बेचना था, ना कुछ कोई बेचना था। मुझे जाके ये करना था कि उस दुकान में आपको काउंटर संभालना है, जो कैश काउंटर है उसको संभालना है, और वहाँ पे बिलिंग करनी है। क्योंकि उस दुकान में भाई जब मैं गया था ना, तब बिलिंग सिस्टम कैसा था, कच्चा वाला काम था। मतलब बुक होता था और बुक को आपको हाथ से बिल बनाना पड़ता था। वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं था, ना कोई कुछ था, मतलब ऐसे ही कच्चा काम होता था, समझ लो आप एक तरीके से। बट उसको वैसे बाद में ठीक कर लेते थे। बट वो एक तरीके से समझो कि आपको हाथ से बिल बना के कस्टमर को देना रहता था, क्योंकि भाई वहाँ पे
बिलिंग के लिए बहुत लाइन लगती थी क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा था और काउंटर पे आदमी कम होते थे। तो उस दुकान में इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी खाली होती थी क्योंकि हर कोई वो काम नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत टफ होता है फटाफट बिलिंग करना, कैलकुलेशन करना, हर चीज़। क्योंकि आप कैलकुलेशन करने में थोड़ी भी चूक हो जाती है ना तो आपको कम से कम कितना नुकसान होता है वो आपको आइडिया नहीं है भाई। क्योंकि उस बिल के अंदर अगर समझ लो एक आंकड़े का भी आपने फ़र्क किया ना, कच्चा बिल था, ऑटोमेटिक तो वो कैलकुलेशन करेगा नहीं। आपके माइंड या आपके हाथ में कैलकुलेटर देगा, उसके हिसाब से आपको पूरा बिल बनाना है। तो उसके लिए आपको एकदम टफ आदमी चाहिए, एकदम प्रॉपर सीखा हुआ आदमी चाहिए कि भाई पढ़ा हुआ आदमी चाहिए कि वो फटाफट बिलिंग करे और फटाफट बनाए। तो वो मेरे लिए वो जॉब ऑफर हुई थी। तो मैंने उसके लिए बोला कि भाई ठीक है कर लेंगे। तो मैं चला गया निहारिका फैब्रिक के अंदर। तो भाई स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे गया तो 5-6 दिन तो मैं दुकान के अंदर घूमा, देखा भाई क्या बेच रहे हैं, कस्टमर कैसे आते हैं, लोग कैसे आते हैं। और भाई वहाँ पे जो लोग आते थे ना कस्टमर, बहुत स्टार लोग ही आते थे भाई, मतलब हाई फाई लोग। नॉर्मल पब्लिक बहुत कम आती थी। ज़्यादातर आपको बुटीक वाले दिखेंगे, डिजाइनर लोग मिलेंगे और स्टार लोग ही मिलेंगे, या फिर फिल्म वाले मिलेंगे जो फिल्म के अंदर कपड़ा वगैरह यूज होता है, शूटिंग के लिए कपड़ा यूज होता है ना, वो वहाँ पे लोग ज़्यादा आते थे वो कपड़े लेने के लिए क्योंकि वहाँ पे भाई क्वांटिटी में कपड़ा मिल जाता था। और शूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते थे, शूटिंग वाले और बुटीक वाले सबसे ज़्यादा आते थे। तो वो वहाँ पे मैं थोड़ा देखा यार, मैंने कहा ये क्या था, इतना कपड़ा कौन बेचता है और इतना कपड़ा कौन कैसे बेच सकता है और कैसे ले सकता है। और भाई कपड़ा इतना महंगा ना, 1-1 मीटर का कपड़ा आप समझ लो 9-9 हज़ार रुपये की प्राइस, 9 हज़ार, 8 हज़ार, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये। और ऐसे ऐसे सूट देखे ना मैंने वहाँ पे, मतलब 1.5 लाख के सूट। मैंने कहा ये साला कौन पहनता होगा इतना महंगा, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं गांव में कि भाई किधर भी देखा होगा इतना महंगा कोई कपड़ा भी पहन सकता है। भाई मैं तो पहली बार 5-6 दिन तो मुझे यही समझने में लग गया कि साला इतना महंगा कपड़ा कौन पहनता होगा। मतलब 1 मीटर का 8-9 हज़ार का मीटर। और एक मतलब समझ लो अगर एक लड़की को अगर लहंगा और चोली भी बनाना रहेगा ना तो लहंगा 5.5 मीटर का लगता है और ब्लाउज के लिए 1 मीटर लगता है। तो समझ लो वो महंगा, अगर 1 मीटर में आपको समझ लो 9 हज़ार रुपये का मीटर है, ठीक है, तो पूरा सेट, पूरा सूट बनने में कितना मीटर जाएगा और उस प्राइस कितना हो जाएगा पूरा सूट का। तो वो मेरे लिए थोड़ा समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैं साला इतना महंगा कपड़ा कौन बेचता होगा। तो फिर मैंने कैसे भी एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, होंगे भाई बहुत अमीर लोग होंगे तो पहनते होंगे भाई ऐसा महंगा कपड़ा, और 1.5 लाख के सूट भी पहनते होंगे भाई। तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। मैंने साला ऐसा कौन है लोग जो इतना पहनता है। तो मुझे थोड़ा 5-6 दिन तो वही समझने में लग गया कि भाई लोग यहाँ पे कैसे आ रहे हैं और ये दुकान में क्या बिक रहा है और मुझे क्या काम मिलेगा। तो 5-6 दिन तो मुझे समझने में लग गए कि भाई क्या चल रहा है। और स्टाफ भाई इतना ना उस दुकान की कम से कम समझ लो ना आप 5 ब्रांच थे वो टाइम पे जब मैं गया तभी। 5 ब्रांच थी, जहाँ पे 3 ब्रांच तो मेरे आजू बाजू में थी, जहाँ पे जिस ब्रांच में मैं काम कर रहा था उसके आसपास में 2 और ब्रांच उनकी थी, ठीक है। और एक ब्रांच थी विला पार्ला में थी, और एक थी विला पार्ला ईस्ट में थी, और एक थी विला पार्ला वेस्ट में। तो कुल मिला के वो टाइम पे उनकी 5 ब्रांच थी, ठीक है। तो 5 ब्रांच थी और मैं जिस दुकान में काम कर रहा था वो मेन ब्रांच थी, क्योंकि उस दुकान की वजह से ही बाकी की ब्रांचें को थोड़ा हैंडल किया जा सकता था। मतलब उसके वजह से सब दुकानों का मेंटेन होता था, कि वो मेन दुकान थी भाई। क्योंकि वो दुकान की जो जगह थी वो 2500 से 3000 स्क्वायर फीट की दुकान थी, और उसका भाड़ा बहुत महंगा था। आप सोच भी नहीं सकते उस दुकान का भाड़ा कितना हो सकता है। तो वो बात सुन के मुझे थोड़ा यार मतलब इतना भाड़ा कोई कैसे दे सकता है किसी दुकान का। फिर मुझे मालूम पड़ा कि जो वो जगह है ना भाई बहुत महंगी जगह है, क्योंकि वो जगह का कारण था कि भाई वहाँ पे सब लोग हाई फाई लोग ही रहते थे। और मेन ये भी कारण था कि जो बिल्डिंग में जो दुकान थी ना उसके ऊपर ही धर्मा प्रोडक्शन का ऑफिस था, और जिसका मालिक है करण जौहर। और उस बिल्डिंग के अंदर मैंने लगभग ऐसे सेलिब्रिटी को देखा है ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे। मतलब उस दुकान के अंदर ही मैंने, जिस दुकान में मैं काम करता था ना उस दुकान के अंदर ही लोगों को मैंने देखा, स्टार लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा है। शिल्पा शेट्टी को देखा है, हंसिका मोटवानी को देखा है, विकी कौशल को देखा है, रणवीर सिंह को देखा है, और बहुत सारे स्टार लोगों को मैंने वहाँ पे लगभग देखा है वहाँ पे काम करते हुए। समझ रहे हो कि वहाँ पे लोग वैसे लोग ही आते थे। तो आप समझ सकते हो कि दुकान का भाड़ा कितना होगा। तो वो दुकान बहुत हाई फाई थी मेरे लिए, और मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखी थी, इतने महंगे कपड़े और ऐसे स्टारों को खुलेआम देखना बोलो तो कोई बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। बट बाद में फिर मेरे लिए आम होने लगे, क्योंकि भाई कोई ना कोई दिन में 3-4 लोग स्टार आपको बिल्डिंग के अंदर दिखते ही दिखते थे भाई।
मैंने खुद अपने आंखों से देखा। कुछ ना कुछ वरुण धवन हो गया, कुछ ना कुछ दिन में देखते थे भाई, दिन में आपको 1-2 स्टार उस बिल्डिंग के अंदर दिखने ही दिखने थे, क्योंकि भाई ऊपर करण जौहर का ऑफिस था, तो कोई ना कोई आता ही था किसी भी चीज़ के लिए। तो वो भी थोड़ा मेरे लिए वो अजीब था कि यार साला ऐसे कैसे स्टार लोग घूम रहे इधर बिल्डिंग के अंदर, तो मेरे लिए वो भी थोड़ा अजीब था। तो मेरे को तो 1-1.5 महीना तो वही समझने में लगे कि ये चाले जगह है क्या, ठीक है। तो वो थोड़ा समझ में आया कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ा हाईफाई इलाका है और यहाँ पे कोई काम करना कोई छोटी चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो मेरे लिए खुद में एक बड़ी बात है कि मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे स्टार लोग ऐसे नॉर्मल तरह के आ रहे जा रहे घूम रहे हैं, और लोग भी जो कस्टमर है वो भी साले स्टार लोग ही हैं एक तरीके से, क्योंकि भाई वो लोग शॉपिंग भी करते थे तो बहुत एक ही साथ में 1-1.5 लाख 2-2 लाख की शॉपिंग करते थे, और बिल बनते थे, ये बड़े बड़े बिल बनते थे। मैं खुद भी हैरान हो जाता, मेरा हाथ एकदम थक जाते थे उंगलियां कैलकुलेशन करते करते करते। तो वो मेरा काम था। फिर दिन गया और 4-5 दिन में काम किया। फिर मुझे मेन जो सेठ थे 7 बजे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया कि भाई देखो ऐसे बिलिंग करना है और ऐसे ये करना है, ऐसे ध्यान देना दुकान के अंदर, ये करना है थोड़ा बहुत, और कटिंग काउंटर पे ध्यान देना है, बिलिंग पे ध्यान देना है, बिलिंग पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो नुकसान होता है। तो थोड़ा सेठ ने थोड़ा मुझे सिखा दिया। फिर बाद में अगले दिन मुझे पहले 1-2 लड़कियाँ काम करती थी काउंटर पे, जहाँ पे मैं काम करना चाहता था, वहीं पे 2 लड़कियाँ काम करती थी, और उस लड़के का नाम था दीक्षा। तो आज भी मैं उसको बहुत मानता हूँ कि उस लड़के ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था उस काउंटर के बारे में, और यहाँ के थोड़े बहुत लोगों के बारे में मुझे सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं तो थोड़ा ध्यान देना। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि उस लड़की ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं चाहे, मेरे में एक खासियत है कि अगर ज़िंदगी में किसी इंसान ने मेरी इतनी सी भी हेल्प की है ना, तो उस इंसान को मैं कभी भूलता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे लिए कोई मेरे लिए हेल्प कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं किसी इंसान को भूलूंगा नहीं। अगर मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में किसी ने मेरे लिए इतनी सी भी हेल्प की है या इतनी सी भी मेरे लिए कुछ मेरे लिए सोचा है, तो फिर वो मेरे लिए मायने रखता है। तो उस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा था वो टाइम पे, और मेरे लिए उसने बहुत अच्छी चीज़ें भी की कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा आपसे। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो टाइम पे, तो उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छा खासा सिखा दिया था, भाई आप घबराओ मत, आप कर लोगे। तो मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखाया, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने सिखाया, बहुत बढ़िया चीज़ सिखाया मुझे, और उसे मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। और शायद आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने आपको कभी इस चीज़ के लिए कभी थैंक यू बोला नहीं, लेकिन आज मैं बोल देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे भाई वो बंदे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल काउंटर पे काम किया, और मुझे पीछे फील्ड में जाना ही नहीं था जहाँ पे लोग कपड़े बेच रहे हैं कि सेल्समैन का वो ध्यान देना, वो मुझे करना ही नहीं था। मुझे सिर्फ काउंटर संभालना था, तो ये करना था। तो मैं 1-1.5 साल तक काउंटर संभाला, और 6 महीने के अंदर मुझे दुकान की चाबी मिल गई कि तुझे दुकान सुबह खोलना है और रात को तुझे बंद करना है। तो मेरे लिए फिर और थोड़ा मुश्किल हो गया, सारा सुबह 9 बजे आएगा कौन दुकान पे। तो मैं फिर भी चलो, मैंने कहा चलो भाई मेहनत का है तो हो जाएगा काम। तो वो टाइम पे मुझे स्टार्टिंग मेरी जो सैलरी थी 14,000 रुपये थी सैलरी स्टार्टिंग में, क्योंकि 7,000 से 14,000 रुपये आ गए, तो मेरे लिए थोड़ा ठीक है भाई, डबल मिल रहा है। बट मुझे क्या पता कि उस 14,000 के लिए मुझे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भाई सुबह से 9 बजे से लगा के रात के 11:30 बजे तक जो मुझे काम करना पड़ता था भाई, ना पूछो मत, आदमी पूरा थक जाता होगा। पूरे दिन एक तो खड़े रहो काउंटर पे, बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि बैठते तो थोड़ा आगे वाले को थोड़ा अजीब लगते थे, जो मेन जो दुकान में जो ओल्ड थे उनको थोड़ा अजीब लगते थे, यार ये आके नया कैसे बैठ रहा है काउंटर पे। होता है ना दुकान में कभी पुराने खिलाड़ी खड़े हैं और नए खिलाड़ी बैठ रहे हैं, तो बैठना भी थोड़ा हमारे लिए वेट था कि भाई हम बैठ भी नहीं सकते थे। तो पूरे दिन मतलब खड़े रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, आपको पूरे दिन खड़े रहना और बिल बनाना। तो 1.5 साल तक मैंने ये जॉब की, और दुकान भी साथ में खोली, वही दुकान खोली। फिर बाद में एक ऐसा टाइम आया ना कि काउंटर पे थोड़े ज़्यादा लोग आने लगे कि भाई एक की जगह 3 लोग हो गए अभी। तो फिर मुझे थोड़ा फील्ड में उतरना पड़ा, और मैंने उस टाइम पे सोचा भी कि ये लाइन थोड़ी है तो इंटरेस्टिंग लाइन है। टेक्सटाइल लाइन कोई गंदी चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, और बहुत मार्जिन है उसके अंदर। तो टेक्सटाइल जो कपड़ा है ना, मेरे लिए मैंने सोचा कि एक बार कि इसको सीखना तो पड़ेगा आपको, और मैंने मन में सीखा कि मैं इसको सीखूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरे फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। तो मैंने फिर सोचा कि अभी काउंटर पे 3 लोग आ गए हैं, तो मैंने फिर धीरे धीरे फील्ड में उतरने की कोशिश की, मैं फील्ड में उतर जाऊं।
तो फिर मैं फील्ड में उतरा और उस टाइम पे जो स्टाफ था ना, मेरी जो मेन जो ब्रांच थी ना हमारी, उसमें कम से कम समझ लो 40-45 लोग उस ब्रांच में थी। 2500 स्क्वायर फुट में 45 लोग काम कर रहे थे और सब उसमें से मेन जो सेल्समैन थे वो ज़्यादा थे और जो थोड़े बहुत नए लोग थे वो उनको थोड़ा बाहर रखते थे, क्योंकि बाहर में भी थोड़ा प्लेन फैब्रिक रखते थे। तो कुल मिला के उस दुकान के अंदर 40-45 लोग हम लोग थे। तो फिर मुझे धीरे धीरे काउंटर से थोड़ा छोड़ना पड़ा काउंटर को, क्योंकि भाई बिलिंग तो कोई भी कर सकता था कि भाई 2 दिन सीख लिया, तीसरे दिन बिलिंग कर लो। बट मेन जो चीज़ थी मेरे लिए कि कपड़ा बेचना और कपड़े को समझना, क्योंकि भाई टेक्सटाइल में ना कपड़े बहुत वैरायटी आती है। मतलब आदमी इतना कंफ्यूज हो जाएगा ना, कपड़े में बहुत वैरायटी आती है, मतलब हर टाइप का अलग अलग कपड़ा। मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस कपड़े का नाम क्या है, उस कपड़े का नाम क्या है। मतलब फैब्रिक लाइन में आपको समझ ही नहीं पाओगे कि भाई फैब्रिक का नाम क्या है। आप भूलते रहोगे, आगे सीखोगे, पीछे भूलते रहोगे। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग काम था। तो फिर बाद में मुझे पागल हो गया मैं, तो पहली बात तो पागल है, मैं ऐसा लगा अरे इसको याद कैसे करूँ इतने लोग कपड़ों का नाम। तो मैंने दुकान में एक ऐसे बंदे को पकड़ा जिसको सब नॉलेज हो कपड़े का, जिसको प्लेन फैब्रिक का भी नॉलेज हो, डिजाइनर फैब्रिक का भी नॉलेज हो, और जो कपड़े का नॉलेज किसी को ना हो वो उस बंदे को नॉलेज था कपड़े का। तो मैंने ऐसे बंदे को पकड़ा जिसको इतने सालों का अनुभव था ना उस बंदे को। तो मैंने उसको पकड़ा और उस बंदे का नाम था वसीम खान, और वो बंदा था यूपी का। और उसने, मैं उसको बोला, क्योंकि भाई कंट्रोल तो अपने अंदर ही था बंदे सब, क्योंकि दुकान हम ही मतलब काउंटर से सब ऑर्डर आते थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना दुकान में। तो जो हम लोग काउंटर पे थे ना, तो हमको ही सब बोला जाता था कि दुकान को आप ही मैनेजमेंट भी करना है और आपको ही बिलिंग करना है। तो हमको मैनेजमेंट था, तो फिर मैंने तो बोल दिया कि भाई मुझे सिखाना है आपको। तो उस बंदे ने कैसे भी करके मुझे सिखा दिया। बाकी लोग तो बोल रहे थे मत सिखाओ मत सिखाओ, लेकिन उसने बंदे ने, मैं चाहूँगा कि उस बंदे ने मुझे दिल से सिखाया और मैं सीख भी लिया। 2 महीने में मैं कपड़ों का नाम सीख लिए थे भाई। सब मुँह ज़बान याद होने लग गया कि भाई इतना कपड़ा है और कौन सी जगह पे क्या रखा हुआ है, किधर क्या रखा हुआ है। तो इतने बड़ी दुकान में इतने बड़े कपड़े, और कपड़े में कितना लाखों टन कपड़े भाई, लाखों टन कपड़े किसको बोलते हैं। तो इतना बड़ा कपड़े को संभालना कोई खाने का काम नहीं था। और मैंने फिर वो 2 महीने के अंदर सीख लिया, क्योंकि भाई मैं फास्ट बहुत लर्नर हूँ और मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, कोई भी चीज़ को जल्दी कैचअप कर लेता हूँ। तो मैंने 2 महीनों के अंदर सब फैब्रिक का नाम और सीख लिया। फिर बाद में मैंने थोड़ा लोगों को देखने लगा, मतलब उनको पढ़ने लगा कि भाई लोग आके कैसे बात करते हैं, आके लोग कैसे पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए, फिर कैसे उसको डील करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया कि भाई हाँ ये चीज़ को ऐसे से है। तो मैंने भी फिर फील्ड में उतर गया। फिर भाई मैंने फिर जो कपड़ा बेचना स्टार्ट किया ना, क्योंकि भाई मैं तो बाहर ही जाता था काउंटर के बाद, मैं पहले सबसे पहले मैं खड़ा होता था भाई क्या चाहिए। तो भाई मैं फिर कपड़े बेचने लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई बिलिंग अपना फ्यूचर है नहीं, कपड़ा बेचना आपका फ्यूचर बन सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले हम कपड़ा ही बेचेंगे। और फिर बाद में मुझे पूरी दुकान की जिम्मेदारी भी मिल गई। हम लोग 2 मैनेजर थे, एक बहुत पुराना था और मैं नया था। तो हम दोनों को जो जिम्मेदारी मिलती थी हम उसको कंप्लीट भी करते थे। साथ में दुकान का मैनेजमेंट करना, स्टाफ को मैनेजमेंट करना, स्टाफ को देखना कौन क्या कर रहा है, कौन छुट्टी ले रहा है। जो मेन सेट था ना वो दुकान पे भाई कभी रहता ही नहीं था। वो आते थे शाम को ही आते थे, 7 बजे दुकान पे आते थे। बाकी पूरे दिन हम लोग मैनेजर लोग ही संभालते थे। और भाई वो टाइम पे है ना, मतलब उस दुकान के अंदर फ़ोन यूज होता ही नहीं था। जितने भी स्टाफ आते थे सबका फ़ोन हम लोग जमा करते थे। सिर्फ हम लोगों का फ़ोन ही हमारे पास रहता था। बट हमारे पास रहकर भी हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास खुद, भाई हम लोग खुद ही फ़ोन यूज़ करेंगे तो स्टाफ का फ़ोन कैसे ले सकते थे। तो हमारे पास फ़ोन रहता था बट हम उनको यूज नहीं करते थे। और वहीं से मेरे जो सोशल मीडिया का मेरा जो डाउनफॉल था ना वहीं से कम हो गया था, क्योंकि मैं वो टाइम से सोशल मीडिया पर रहना थोड़ा कम हो गया था। मैंने 3 साल उस दुकान की वजह से अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत दूर रखा था, बहुत दूर रखा था। क्योंकि वो टाइम पे हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी दुकान की कि भाई हम लोग खुद ही फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे। दूसरों को हम लोग बोलने से पहले खुद का तो देखें कि हम लोग क्या खुद कर रहे हैं, फिर हम लोग दूसरों को बोल सकते थे। तो हम लोग, हमारे पास फ़ोन तो था बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। यूज़ तभी कर सकते थे जब हमको लगता था कि यहाँ पे इमरजेंसी है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़ोन भी नहीं उठाता था भाई वो दुकान में, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट थी वो दुकान पे। हमारी जिम्मेदारी थी काउंटर वालों के ऊपर, क्योंकि भाई हमारी जिम्मेदारी बहुत खतरनाक वाली थी, क्योंकि मेन सेट कोई था ही नहीं भाई। सब आदमियों के भरोसे ही वो दुकान चलती थी और सब काउंटर वाले संभालते थे कौन क्या करना है दुकान के अंदर, कैसा करना है, किसे क्या काम देना है, किससे क्या बोलना है, वो कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है, सब काउंटर वालों के ऊपर ही जिम्मेदारी थी। और ये बड़ी चीज़ थी कि हम लोग कैसे उस जिम्मेदारी को निभाए।
और इसके लिए हम लोग खुद ही फ़ोन यूज़ नहीं करते थे ना, खुद टाइम पास करते थे, बहुत काम करते थे भाई, टाइम पे बहुत फोकस। तो कहते फील्ड में उतर गया, 5-6 महीने में फील्ड में उतरा और मैंने कपड़े वगैरह बेचना भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था और थोड़े बहुत सेल्समैन लोगों के भी हेल्प करने लगा भाई चलो आपको क्या चाहिए और कस्टमर से डीलिंग करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस चीज़ को भी थोड़ा बहुत देखने लग गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि भाई उस टाइम में फिर आया लॉकडाउन से मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो टाइम पे मैंने 1.5 साल किया तो मैं फिर बोला कि मुझे सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पास काम का जो प्रेशर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर काम किया, फिर आया फिर लॉकडाउन का टाइम, 2020 आया लॉकडाउन और 20 आया, फिर 2020 के टाइम पे लॉकडाउन के बाद 6 महीने तो मालूम है 3-4 महीने दुकान बंद रही सबकी। 2020 में 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और वो टाइम पे मैं वापस आया था गांव से, उसी दिन आया था, उसी दिन से मैं वापस रिटर्न गया वापस गांव, उसी दिन से, क्योंकि भाई लॉकडाउन लग गया था, मुझे पता था बंद होने वाला है। तो जिस दिन मैं गांव से वापस मुंबई आया 20 तारीख को, वो 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। तो मैं वापस वही ट्रेन, जिस ट्रेन से मैं राजस्थान से बॉम्बे आया था, उसी ट्रेन में मैं वापस बैठ गया, फिर वापस मैं गाँव चला गया। 2020 की बात है, 21 तारीख को। तो 21 तारीख को फुल लॉकडाउन था राजस्थान के अंदर भी। तो फिर 3-4 महीने बाद थोड़ा फिर बॉम्बे खुलने लगा, और बॉम्बे खुलने लगा तो फिर वो टाइम पे हमारे सेठ ने एक बहुत ऐसा दिमाग खेला ना, मतलब उस सेठ ने ऐसा दिमाग लगाया ना लॉकडाउन के बाद कि अभी साला करना क्या है, इतना स्टाफ है, सबको पगार देना भी है लॉकडाउन का 2 महीनों का, 2-3 महीने जितनी भी बंद थी दुकान तो पगार देना था। तो उसने क्या दिमाग चलाया कि उसने 2-3 महीनों का आधा पगार दिया, पूरा पगार नहीं दिया कि दुकान बंद थी, तो आधा पगार दिया उसने, सभी को आधा पगार दिया। तो मैंने अभी ठीक है बढ़िया है, हमें क्या पता था कि साला वो 2 महीने हमारे ऊपर इतने भारी पड़ जाएंगे, मतलब समझ लो ना। फिर बाद में जब दुकान खुला ना, दुकान खुलने के बाद फिर हम लोग आए, कुछ ही लोगों को बुला लिया था वो टाइम पे, बहुत कम लोग थे उसमें, समझ लो ना 50 लोगों का काम हम 5 लोग कर रहे थे, जो मेन थे। हम 2 मैनेजर थे, ठीक है, और उनके जो सेठ के जो भांजे वगैरह थे वो थे, और सेठ के दोनों भाई थे, और नीचे एक दो दुकान में अलग अलग। कुल मिला के आप समझ लो कि 5 ब्रांच थे, 5 ब्रांच में आप समझ लो कि 20 लोग भी नहीं होंगे, इतने कम लोग थे। 5 ब्रांच में 20 लोग भी नहीं थे, इतने कम लोग थे, समझ लो। कहाँ 150 लोग थे और कहाँ 20 लोग, मतलब कितना फ़र्क पड़ गया वो चीज़ के लिए। तो भाई लॉकडाउन ने तो ऐसा काम किया, लेकिन लॉकडाउन में मेन चीज़ क्या था कि लोग आ नहीं रहे थे दुकान पे। तो मैंने क्या सोचा कि ऑनलाइन से कैसे भी कस्टमर को अटेंड कर लूँ। तो मैंने फिर ऑनलाइन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे इन लोगों से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑनलाइन पे मैंने धीरे धीरे करते 1-1.5 महीने में ऐसा बिजनेस कर दिया ना ऑनलाइन में, जितना मैं रनिंग धंधा नहीं करता था, जितना मैं रनिंग बिजनेस नहीं कर पाता था, उतना मैं ऑनलाइन से एडजस्ट कर लेता था। मतलब ऑनलाइन पे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पे कस्टमर अटेंड होने लग गए थे, इतना ऑनलाइन का क्रेज वो टाइम पे बढ़ गया था लॉकडाउन का, और बिजनेस भी ऑनलाइन से बढ़ गया। तो फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन पे ऐसे ऐसे लोग आने लगे ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब लंदन, यूके, इस तरह के लोग कनेक्ट होने लगे उस दुकान में। फिर मेरी सोच वहाँ पे अटकी कि यार अच्छा वो मैंने इंग्लिश सीख ली, क्योंकि इंग्लिश मुझे वो टाइम पे बहुत फ़ायदा दिया। जब मैंने बाहर के लोगों को अटेंड किया ऑनलाइन के थ्रू, तो वो टाइम में मुझे इंग्लिश ने बहुत सपोर्ट किया। और लॉकडाउन से पहले ही मेरी सैलरी बहुत बार बढ़ चुकी थी, और मेरी जो सैलरी थी ना बहुत ज़्यादा थी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरी सैलरी लास्ट कितनी गई थी, ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। और लॉकडाउन से पहले मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी। तो फिर लॉकडाउन में फिर सेठ ने क्या किया कि सबको 40% सैलरी पे काम करना को बोला कि भाई आप लोगों को मैंने 2 महीने घर पे बैठे पगार दिया है, आधा पगार, तो आपको भी फिर सैलरी आपको 40% मिलेगी। तो 1-1.5 साल तो हमको 40% पे काम किया। 2020 में या 21 में लॉकडाउन लगा, तब 1 साल बाद तो हमने 40% पे सैलरी पे काम किया। फिर बाद में 50 पे आ गए। अभी साला हम तो हो गए परेशान। फिर हमने तो बात की भाई ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो उतने का उतना आपको बिजनेस करके दे रहा हूँ, उतना टाइम पे आ रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने का पगार आपने घर बैठे दिया और उसके बाद भी आप 1 साल 1.5 साल और उससे आगे भी आप चला रहे हो। तो फिर सेठ ने क्या बोला, अरे करनिया तू टेंशन मत ले रे, मैं सब पैसा तुमको वापस दूंगा, भर के दूंगा, जितना आप काटा है सब भर के दूंगा। मतलब वो चीज़ें भी उन लोगों ने ऐसे ऐसी बोली, बात बढ़ा के। ये डायलॉग लगभग सभी लोगों को उसने चिपकाया, और ऐसे लोगों को चिपकाया जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसे और भी लोग जो मेन लोग थे उनकी सैलरी उसने बहुत ज़्यादा थी, उन लोगों को ये सब डायलॉग चिपकाया ताकि वो बगावत ना करे वो टाइम पे। और फिर हम लोगों ने भी सोचा भाई ठीक है चलो बाद में दे देंगे, भरोसा था। और मैंने वो टाइम पे उस आदमी को समझा नहीं उतना, और भरोसा कर लिया वो टाइम पे। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर बाद में
फिर थोड़ा टाइम हुआ तो एक टाइम ऐसा आया ना कि एक मैंने उनको एडवाइस दी थी कि भाई आपका जो बिल्डिंग वाला है ना वो कच्चा बिल्डिंग वाला है, तो आप ऐसा करो कि आप उसको कंप्यूटराइज कर दो। मेरी भी ऐसी चूल थी क्योंकि मैं परेशान हो चुका था कपड़ों को ढूंढने वो करने। मैंने कहा ठीक है, इतनी बड़ी दुकान है और आप कच्चे पे काम करा रहे तो वो सही नहीं है। तो मैंने फिर मेरे को आइडिया दिया था कि देखो एक खाता बुक का ऐप है, तो ऐसा ऐसा इसमें इंटरैक्ट कर सकते हो, वैसा ऐसा कर सकते हो। तो फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया उस बंदे ने, सेठ ने। तो फिर उसने प्रॉपर ये एप्लीकेशन वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब लाना स्टार्ट कर दिया कि चलो अभी हम बारकोडिंग वाला सिस्टम करेंगे दुकान के अंदर, और 5 ब्रांचों के अंदर आपको बारकोडिंग करनी है। अब भी साला मैं तो डर गया। मैंने कहा साला इतना जो कपड़ा है, लाखों टन कपड़ा किसको बोलते हैं, 5 ब्रांच का कपड़ा मापना, और एक एक थान के अंदर कम से कम 50-50 मीटर, 20-20 मीटर, 40-40 मीटर, 100-100 मीटर कपड़ा होता था। उन सबको माप के उनके ऊपर टैग लगाना, उस कपड़े का नाम रखना, उस कपड़े की प्राइस रखना, उस कपड़े का मॉडल नंबर रखना, कोई खाने का काम नहीं था। मतलब 1.5 महीना हमको लगा उस पूरी 5 ब्रांचों को बारकोडिंग करने में। और हमने रात भर भाई हम लोगों ने सोए नहीं थे। रात को 3-3 बजे तक हम लोग उस दुकान के अंदर काम किए, 3-3 बजे तक। और आज भी वो सिस्टम चालू है उस दुकान के अंदर। तो वो टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी वहाँ पे लगी कि पूरी रात भर उन लोगों को कपड़ा मापना, बारकोडिंग करना। क्योंकि भाई कंप्यूटर का काम हम एक लड़का था, हम लोग ही संभाल रहे थे बारकोडिंग करना, बाकी किसी को आता ही नहीं था करना कि भाई कैसा क्या करना है। तो हम लोग की बारकोडिंग वगैरह दुकान के अंदर कर रहे थे, और पूरी दुकान को ऐसा सिस्टम में लाया ना कि जो कच्चा काम हो रहा था वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। मतलब पूरा कंप्यूटराइज कर दिया पूरी दुकान में, 5 ब्रांचों में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था क्योंकि वो टाइम पे हमने रात भर करके काम किया, और हमने वो काम 50% सैलरी के अंदर किया था। और सैलरी मुझे वो टाइम पे ठीक है, मैं जान दो चल जाएगा, बाद में मिलेगा, मैंने तो ये सोचा। फिर बाद में वापस 2021 में अप्रैल में वापस मुंबई में कोविड के केस ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। कोविड केस बढ़ने लगे तो मुझे थोड़ा डर था कि साला वापस बंद ना हो जाए, तो मैं चला गया वापस गाँव। और मेरे दोस्त दलपत की शादी भी थी, तो मैं शादी में जाना था, तो मैंने कहा दोनों काम हो जाएगा। तो शादी किया, फिर मैं वापस आया। तो मैंने वापस दुकान में बोला कि मैं अगर आपको काम रहेगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं इधर ही हूँ, घर पे ही हूँ। तो फिर उन्होंने फिर ये हफ्ते भर के अंदर मुझे किसी से फ़ोन करवाया कि आपकी ज़रूरत नहीं है दुकान के अंदर, आपको ना बोला है दुकान में नहीं आने के लिए, आपको वहाँ से निकाल दिया करके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा शौक हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने कहा वो सेठ ऐसा मूडी आदमी है, मैंने कहा वापस तो बुलाएगा। जितने में मैंने क्या किया था कि जब मैंने दुकान छोड़ा था ना, उससे दुकान से 2 महीने पहले ही मैंने ये दुकान खोल ली थी किसी और को बैठा के। यहाँ पे मेरे जो दोस्त था दलपत, उन लोगों को मैंने यहाँ पे बैठाया था और दुकान मैंने खोल दी थी मेरे दुकान छोड़ने से पहले। तो ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट था। ये भी मैं दुकान की कहानी आपको बाद में बताऊंगा पूरी, उसमें ये आ जाएगा। बट वो समझ लो आपकी मैंने दुकान मुझे कैसे छोड़नी पड़ी। तो उसने अचानक मुझे उनको बहाना मिल गया कि भाई अभी लड़का गया है तो वापस ना बोल देता हूँ। तो जिस बंदे ने मुझे बोला कि सेठ ने ना बोला है आने के लिए, तो उस बंदे को भी निकाल दिया उसने, सोचो आप। और उसकी भी सैलरी हाई थी। मतलब उस बंदे ने जिसकी सैलरी हाई थी ना, जिसकी सैलरी ज़्यादा थी, उन सभी को उस बंदे ने ना बोल दिया। मैं अकेला नहीं था, कम से कम उस टाइम पे उसने 10-15 लोगों को निकाल दिया था वो टाइम पे। उनको मालूम है कि अभी वापस आएंगे तो वापस सैलरी मांगेंगे, करेंगे। तो उन लोगों को थोड़ा लगा कि अभी ये मौका है इन लोगों को निकालने के लिए, तो उसने बोला निकाल दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं भी ना बोल दिया। फिर मैं थोड़ा वापस गाँव चला गया, कुछ काम से गया था। तो ये दुकान मेरे दोस्त संभाल रहे थे, तो ये दुकान चल ही रही थी, तो मैं भी इधर ही लग गया काम पे। काम पे लगने के बाद ये दुकान भी थोड़ी बहुत चल नहीं रही थी स्टार्टिंग में, वो पूरी मैं कहानी बताऊंगा। फिर क्या हुआ, कुछ 6 महीनों बाद या फिर बाद में 3 महीने बाद मुझे फ़ोन किया उस सेठ ने फ़ोन किया। पहली बात तो मैंने उठाया नहीं, कम से कम 10 दिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम उस बंदे ने रोज़ के मुझे 10-15 कॉल किए होंगे, रोज़ के 10-15 कॉल कंटिन्यू उसने 10 दिन फ़ोन किए। फिर मैंने फ़ोन उठाया एक दिन, मैंने कहा क्या हुआ। अरे करनिया, कितना कॉल करूँ तुझे, इतना कॉल तो मैंने अपनी बीवी को कॉल नहीं किया होगा जितना मैंने तुझे कॉल किया है। मैंने कहा हुआ क्या। वो तो क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने कहा आपने ना बोला ना काम पे नहीं आने के लिए। तो बोलता है नहीं रे, मैं तुमको लोगों के बातों में आ गया था, इसके लिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए तेरे को मैंने ना बोला। मैंने कहा आपने दूसरों की बातों में आ गए, ठीक है, और बाद में आप दूसरों की बातों में आके मुझे वापस बोल दो कि भाई नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मेरे मन में ये था कि जब तक कोई आदमी आपके आंखों के सामने धोखा नहीं दे तब तक आप विश्वास ना करो। तो मुझे अभी वो धोखा मिल गया,
और मुझे मालूम पड़ गया कि ये बंदा पलटू राम है भाई। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने उनसे एक ऑफ़र रखा, और जो ऑफ़र मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने ऑफ़र उनके सामने रखा कि देख ये चीज़ है, ऐसा है, ये चीज़ मेरे लिए होगी तो मैं आ सकता हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने सोच के मुझे बोला कि ठीक है मुझे टाइम दो, आप सोच के मैं बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे ना फ़ोन किया ना मैंने उनको फ़ोन किया, फिर मैंने उनसे कभी मिला ही नहीं। और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने वहाँ से मुझे निकाला, नहीं निकाला तो शायद मैं आज भी नौकरी ही करता, शायद मैं ये दुकान नहीं खोल पाता ना, दुकान ये करता, दुकान शायद मैं बंद करने की फिराक में था और मैं बंद करके वापस नौकरी पे जाने वाला था। लेकिन अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और बोला कि बेटा दुकान संभाल, नौकरी तो किधर नहीं गई। बताऊँ जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी थी जब मैंने नौकरी छोड़ी। मेरी वो टाइम पे मेरी नौकरी जब मैंने छोड़ी, वो टाइम पे मेरी सैलरी थी 42,000, 42,000 मेरी सैलरी थी लॉकडाउन से पहले। और लॉकडाउन के बाद मेरे को 40%, फिर 50%, फिर 60% मिली। फिर बाद में काटते गए तो फिर मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। बट ठीक है, इतना साल मैंने काम किया इतनी सैलरी पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे खानदान में इतनी सैलरी पाने वाला मेरे इधर कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में इतनी बड़ी सैलरी कोई आज तक किसी ने ली ही नहीं ना। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं इतनी सैलरी पे करके फिर मैंने नौकरी छोड़ा या मुझे निकाला, वो अलग बात है। बट मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि मैं मुझे वहाँ से निकल गया टाइम पे, और मैं शायद इधर पहुँच ही नहीं पाता, खुद का यहाँ बॉम्बे में कुछ नहीं कर पाता। और जो मेरे साथ के लोग थे वो आज भी वहीं पे अटके हुए हैं और वहीं पे नौकरी कर रहे हैं, वही घिस पीट रहे, वही मर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि मैंने यहाँ पे, अच्छा हुआ कि मुझे वहाँ से निकला और मैं खुद के लिए कुछ कर पाया। तो आई होप मुझे ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको मेरी पूरी ज़िंदगी, मतलब जॉब की लाइफ, पूरी जॉब की जो 7 साल की जर्नी है वो पूरी आपको मैंने सुनाई कि मेरी जॉब की जर्नी कैसी है। आई होप आपको मेरे से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो गए होंगे और मुझे थोड़े समझने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर मुझे समझेंगे तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं दुकान की बात बहुत जल्दी करने वाला हूँ कि मैंने कैसे सेटअप किया और कैसे नहीं किया, और बीच बीच में क्या काम करना पड़ा मुझे वो भी मैं बताऊँगा, और कौन से काम मेरे फेल रहे वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।